विविध ऑडियो बुक, विविध कहानियां, विविध रंग। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। व्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी, तरनतुला का जहर। व्योमकेश को घर से बाहर ले जाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। पिछले 1 महीने से वो एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो, वो बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता, जैसे उन पन्नों में जालसाज की छवि उभर आएगी। जैसे जैसे रहस्य की परतें बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी बातचीत भी घटने लगी। सुबह से रात तक फाइलों की उलझन उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगी थी। जब भी मैं इस विषय पर बात करता, तो वो 2 टूक जवाब देता, अरे नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। उस शाम मैं जिद पर अड़ गया। देखो, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी है। लेकिन कुछ नहीं। हम लोग लेक चलते हैं। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भागा नहीं जाता। तो चलो, चलते हैं। उसने फाइलों को खिसका दिया, लेकिन उन्हें मस्तिष्क से हटा पाया, ये कहना मुश्किल है। लेक के किनारे घूमते हुए एकाएक मुझे एक पुराना मित्र दिखाई दे गया। वो मेरे साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आवाज दी, हे, तुम मोहन ही हो ना? अरे भाई, कैसे हो? वो चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजित, तुम्हें देखे 1 अरसा बीता। कैसे हो? कहाँ हो? सब ठीक है ना? जोश भरे अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय व्योमकेश से कराया। मोहन बोला, ओह, तो आप ही हैं व्योमकेश बख्शी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि व्योमकेश बख्शी के वृत्तांतों का लेखक अजित बंद्योपाध्याय कहीं अपना पुराना मित्र अजित तो नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता था। मैंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं कलकत्ता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम घंटे भर साथ साथ घूमते रहे। बातचीत में समय गया। इस दौरान मुझे लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो, पर रुक जाता था। व्योमकेश ने भी शायद देखा था, क्योंकि एक बार उसने मुस्कुराकर कह ही दिया, क्यों? रुक क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जो मन में है कह डालिए। मोहन ने कुछ झिझकते हुए बोला, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताने में संकोच हो रहा है। दरअसल वो इतनी छोटी समस्या है जिसे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए व्योमकेश को इस जालसाज से फुर्सत मिल जाएगी। जालसाज? मैंने पूरी कहानी बताई तो अजित बोला, ये तो ठीक है, पर व्योमकेश बाबू मेरी समस्या पर हंसेंगे। यदि वो हंसने लायक होगी तो जरूर हंसूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि हंसने लायक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस समस्या से आप चिंतित हैं और हल करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मोहन ने उत्साहित होकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभव है वो समस्या बेहद आसान हो, लेकिन मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हूं। मैं अब तक अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग कर चुका हूं। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमार वृद्ध व्यक्ति, जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो, कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। वो केवल मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सख्त पहरे के बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बातचीत के दौरान हम लोग बेंच पर बैठ गए। मोहन बोला, मैं आपको संक्षेप में सारी बात बताता हूं। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूं। यह परिवार बहुत ही पुराना है, उस समय का है जब यह शहर बसना शुरू हुआ था। पर्याप्त संपत्ति और आय के अतिरिक्त ये लोग एक संपूर्ण मार्केट के स्वामी हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे मार्केट का भाड़ा क्या होगा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। घर के स्वामी का नाम नंदुलाल बाबू है और वे ही मेरे पेशेंट हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने अनेक ऐसे व्यसन पाल लिए थे
कि 50 की आयु पहुंचते पहुंचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उनका शरीर रोगों का घर बन गया है। बहुत पहले से उनकी शरीर को अर्थराइटिस ने धर लिया और अब तो लकवा भी मार चुका है। हमारे व्यवसाय में एक कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति की मृत्यु कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि आश्चर्य तो यह है कि अब तक वो जीवित कैसे है। मेरे मरीज इस कहावत का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नंदुलाल बाबू के चरित्र के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बदतमीज, बेहुदा, गाली गलौज करने वाला, धोखेबाज, चालाक और निकृष्ट। संक्षेप में, मैंने जीवन में इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी पत्नी और परिवार है, किंतु उनका किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है। वे आज भी उसी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें वे जवानी में थे, लेकिन उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वो सब सहने योग्य नहीं रही। इसलिए उनके मन में सबके प्रति भयंकर द्वेष है, जैसे वे सब उनकी दशा के जिम्मेदार हैं। वे हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनाकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमजोर है, हृदय रोग भी है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वे अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को गालियां देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भरते जाते हैं। उन्होंने मन में ये भ्रम पाल लिया है कि वे एक महान साहित्यकार हैं, इसलिए वे काली स्याही से, कभी लाल स्याही से पन्नों को भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वे गाली देते रहते हैं। उनके मन में ये बैठ गया है कि सभी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचनाएं नहीं छापते। कमाल है। उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या लिखते हैं? कहानी या फिर कुछ आत्मकथा जैसा? केवल एक बार मैंने उनके पेज पर दृष्टि डाली थी, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। यदि तुम इस कूड़े करकट को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के प्रयोगात्मक युवा लेखक भी उसे पढ़कर बेहोश हो जाएंगे। व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कल्पना कर सकता हूं उस चरित्र के बारे में, किंतु ये तो बताइए दरअसल में समस्या क्या है? मोहन ने सिगरेट का पैकेट निकालकर हम दोनों के लिए सिगरेट पेश की और स्वयं एक जलाकर बोला, शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति में और कोई गुण नहीं हो सकते। वे एक अन्य गुण से संपन्न है और वो एक भयंकर नशा। उसने सिगरेट के कई कश लगाने के बाद कहा, व्योमकेश बाबू, आपको तो ऐसे नशीले और दुष्चरित्र व्यक्तियों से पाला पड़ता होगा जो शराब, गांजा, कोकेन और ऐसे ही निकृष्ट नशों के आदी होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति मकड़ी का जूस पीता हो? मैं जोर से चौंक गया। क्या कहा? मकड़ी का जूस? अरे बाबा, ये क्या होता? मोहन बोला, कुछ खास किस्म की मकड़ियां होती है जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। व्योमकेश जैसे अपने आप से ही बोल रहा हो। उसके मुंह से निकल पड़ा, तरंतुला डांस। ये एक जमाने में स्पेन में प्रचलित था। मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। ये एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, किंतु हमारे देश में मैंने इसका प्रयोग करते आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन बोला, आपने सही कहा, तरंतुला डांस। ये तरंतुला जूस दक्षिणी अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफी प्रचलित है। तरंतुला का जहर एक घातक जहर है, लेकिन इसका छोटी मात्रा में प्रयोग स्नायु मंडल में बड़े जोरों की झंकार और सनसनाहट पैदा कर देता है और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो वो इस नशे के बगैर कैसे रह सकता है। किंतु इसका लगातार प्रयोग घातक है। वो नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि नंदुलाल बाबू ने ये खूबसूरत शौक अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में चलकर जब उनका शरीर अपंग हो गया, तब भी वे इसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने लगभग 1 वर्ष हुआ। तब तक वे इस जहर के पक्के आदी बन चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वो था उस पर रोक लगाना। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें ये नशा छोड़ना पड़ेगा। शुरू में काफी नोक झोंक हुई। वे छोड़ने को तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था।
अंततः मैंने कहा, मैं इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूं आप कैसे उसे ले पाते हैं। उन्होंने एक हंसी के साथ, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं लेता रहूंगा, देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। और इस प्रकार युद्ध का श्रीगणेश हो गया। परिवार के सभी सदस्य वस्तुतः मेरे साथ ही थे और इसलिए घर के अंदर एक मजबूत मोर्चाबंदी करना आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके रूम पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का उपाय ही न रह जाए। वो चूंकि स्वयं भी अपंग थे, इसलिए बाहर जाकर उसे लाना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी मोर्चाबंदी तथा पहरेदारी के बाद फिलहाल तो संतोष हो गया, लेकिन वो सब बेकार ही रहा, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वे नशा करते ही रहे। कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे करते हैं। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि ये जरूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है, इसलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर बैठा। लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने मेरी पहरेदारी के बावजूद 3 बार जहर का सेवन किया। ये मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज की जांच की, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वो जहर ले लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बड़े यत्न से तलाशी ली, हर कोना और फर्नीचर छान मारा। सभी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं उनका नशा करने को रोक नहीं पाया हूं। यही आज की स्थिति है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वो व्यक्ति मकड़ी का जहर कैसे पाता है और कब लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाता है। इतना कहकर मोहन रुक गया। मैं ये जान नहीं पाया कि मोहन के वृत्तांत में कब व्योमकेश का मस्तिष्क वहां से हटकर कही और चला गया, क्योंकि जैसे ही मोहन ने बोलना समाप्त किया, व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और अजित से बोला, अजित, चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया है, और यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है। हो सकता है उसने मोहन के वृत्तांत का अंतिम भाग सुना भी न हो। मैंने कुछ निरुत्साहित होकर कहा, शायद तुम मोहन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं नहीं, मैंने वस्तुतः सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। ये समस्या वाकई विचित्र है और मैं तो कहूंगा कि मैं भी इस चक्कर को समझ नहीं पाया हूं। लेकिन इस समय मेरे लिए समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। मोहन को इन बातों से शायद ठेस पहुंची थी, किंतु उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, छोड़िए उसे। आपको छोटे मोटे मामलों में उलझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि यदि यह रहस्य खुल जाए तो संभवतः उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। इससे ज्यादा दुख और क्लेश क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, आंखों के सामने जहर से मरता देखते रहें। व्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं दे दूंगा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। फिर उस व्यक्ति को भी देखना चाहूंगा। उससे भेंट काफी सहायक हो सकती है, किंतु ये सब मैं आज नहीं कर पाऊंगा। ये सही है कि नंदुलाल बाबू जैसे अजीब व्यक्ति को यूं ही मृत्यु का ग्रास बनने देना अपराध होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप निश्चिंत रहें, लेकिन इस समय मुझे फौरन अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मुझे जालसाज को पकड़ों के लिए एक बार कागजों पर नजर दौड़ाना जरूरी है। इसलिए आज भर के लिए नंदुलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं, आप केवल मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए कार भेज सकूं। व्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, मेरा एक सुझाव है, अजित को अपने साथ जाने दीजिए। इससे आपकी उत्सुकता में फिलहाल राहत भी मिलेगी। एक बार अजित को जाकर पूरा मुआयना कर लेने दीजिए। उसकी रिपोर्ट पर आज रात या कल सुबह तक आपकी समस्या का हल दे दूंगा। व्योमकेश का प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर निराशा की जो छाया दिखाई दी, वो किसी से छिप न सकी। व्योमकेश के स्थान पर अजित का जाना, वो निराश हो गया। ये व्योमकेश ने भी देखा, इसलिए उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, अजित, चूंकि आपका मित्र है, इसलिए शायद आपका उस पर विश्वास जम नहीं रहा।
लेकिन दिल छोटा न कीजिए। अजित पहले जैसा अजित नहीं है। वो भी एक सफल अन्वेषी के साथ रहकर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मैं तो कहता हूं कि संभव है कि अजित स्वयं आपकी पहेली का हल खोज निकाले। किंतु इतनी तारीफ के बाद भी मोहन के चेहरे पर मायूसी छिपी नहीं। जैसे दिन भर बड़ी मछली की आस में बैठा कोई शिकारी शाम तक फंसी एक छोटी सी मछली को देखकर मायूस हो जाए। अंततः उसने कहा, ठीक है, अजित ही चले मेरे साथ, किंतु यदि वो नहीं, निश्चिंत रहिए, यदि वो सफल नहीं हो पाया तो आप मुझ पर भरोसा रखिए। चलने से पहले व्योमकेश ने मुझे एक और बुलाकर कहा, ठीक से सभी चीजों का मुआयना कर जांच कर लेना, और हां, आने वाली डाक के बारे में पूछना न भूलना। बरसों से व्योमकेश को अनेक गूढ़ रहस्यों को सुलझाते देखने के साथ साथ अनेक केसों में उसे मदद करने के बाद मुझे भी अब लगने लगा कि आखिर ये ऐसा कौन सा गहन केस है जो मैं नहीं सुलझा सकता। मोहन ने जो मेरी क्षमता पर इतना संदेह व्यक्त किया था, उसने मानो न मानो मुझे भी आहत किया था, और मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं इस समस्या का हल करके ही रहूंगा। इस निश्चय के साथ वो मोहन के साथ चल दिया। उन दोनों ने बस पकड़ी और गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। साथ ही अंधेरा घिर आया था। सड़क की रोशनी में मोहन आगे आगे चल रहा था। हम लोग सर्कुलर रोड पर कुछ देर चले होंगे कि मोहन ने दूर से एक बड़े घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही घर है। घर के बाहर लोहे का विशाल गेट था। सिर्फ बाहर खड़े दरबान ने मोहन को सलाम किया, किंतु मुझे रोक लिया। सर, आप नहीं जा सकते। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दरबान, ये मेरे साथ है। तो ठीक है सर। दरबान रास्ते से हट गया। हम बरामदे में कुछ ही दूर गए होंगे कि लगभग 20 वर्ष का एक युवक मिल गया। ओह, डॉक्टर साहब आप हैं, आइए आइए। और ये? मोहन उसे 2 कदम अलग ले जाकर कुछ बोला तो उत्तर में उसने कहा, हां जरूर, उन्हें देख लेना जरूरी है। मोहन ने मेरा परिचय दिया। युवक का नाम अरुण था। वो नंदुलाल बाबू का बड़ा लड़का था। वो हमें उस कमरे तक ले गया। बीच में 2 कमरे थे। तीसरे दरवाजे पर जाकर उसने खटखटाया, जिसके बाद भीतर से कठोर स्वर गुर्राया, कौन है? मुझे परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूं। अरुण ने कहा, पिताजी, मैं अरुण हूं। डॉक्टर साहब आए हैं। अभय, जरा दरवाजा खोल दो। दरवाजे को खोलने वाला शायद अरुण का छोटा भाई था। उसकी आयु करीब 18 वर्ष होगी। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या ले लिया? उत्तर में अभय ने निराश होकर सिर हिला दिया। कमरे में घुसते ही मेरी दृष्टि पलंग पर पड़ी। वो कमरे के बीच में था, जिसमें नंदुलाल बाबू अपनी दुबलिपतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े थे। हाथ में खुला पेन था और आग्नेय नेत्रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी, जिसके प्रकाश में उस व्यक्ति को स्पष्ट देखा जा सकता था। उनकी आयु करीब 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफेद हो गए थे। त्वचा पीली, कद छोटा, शरीर का मांस लगभग सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नुकीली हो गई थी और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुक आई थी। दोनों आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी, किंतु उस चमक के कोरों से एक मरी मछली का एहसास हो रहा था। उनका निचला होंठ लटक कर झूला हुआ था। कुल मिलाकर उनकी आकृति पर एक मृत व असंतुष्ट जिजीविषा की प्रतिच्छाया लगती थी। उस प्रेतात्मा जैसे शरीर का अवलोकन कर मैंने देखा, उनका दाया हाथ रहकर थिरक जाता है। मरे हुए मेढक के किसी अंग पर बिजली का तार छू जाने से जैसे वो एकदम उछलकर दूर गिरता है, वैसे ही उनका दाया हाथ रहकर उछलता जा रहा था। नंदुलाल बाबू द्वेषपूर्ण निगाहों से मुझे निरंतर घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज में गरजे, डॉक्टर, तुम्हारे साथ ये कौन है? क्यों आया है यहां? इससे कहो चला जाए यहां से, एकदम अभी। मोहन ने मुझे देखकर संकेत में कहा कि इनकी बातों पर कान न दे। उसके बाद उसने पास जाकर पलंग पर फैले कागजों को एक ओर सरकाकर
अपने बैठने की जगह बनाई और उनकी कलाई हाथ में लेकर नब्ज जांचने लगा। नंदुलाल बाबू विशैली हंसी के साथ कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनके दाया हाथ वैसे ही एक एक बार थिरक जाता था। एक क्षण बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ते हुए कहा, तो आपने फिर जहर ले लिया? हां, ले लिया तो तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों दर्द होता है? मोहन ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, यह करके आप खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, और यही बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने मस्तिष्क को जहर से सड़ा दिया है। नंदुलाल बाबू ने व्यंग्य करते हुए मजाक किया। अच्छा, ऐसा है? मैंने अपने मस्तिष्क को सड़ा दिया है? वाह, क्या बात है! लेकिन आपका मस्तिष्क तो चुस्त दुरुस्त है ना? तो तुम पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों ओर तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर क्यों नहीं पकड़ते? उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई। मोहन उठते हुए हताश स्वर में बोला, आपसे बात करना ही फिजूल है। मैं समझता हूं, आपको आपके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। नंदुलाल बाबू बेहुदा मजाक करते रहे। शर्म नहीं आती डॉक्टर? तुम अपने को आदमी कहते हो? पकड़ लो मुझे या फिर इसे चूसो। उन्होंने चिढ़ाते हुए अपना अंगूठा दिखाया। इतना भोंडा मजाक अपने बेटों के सामने? मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन का धैर्य भी अब समाप्त प्राय हो चुका था। उसने कहा, ठीक है अजित, देखकर जो भी अपना मुआयना करना चाहते हो कर लो। ये सब अब सहन नहीं होता। नंदुलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकाएक रुक गया। उन्होंने मेरी ओर विशैली आंखों से देखते हुए कहा, तुम कौन होते हो? तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बोले, तुम अपने को बड़े 30 मार्खा समझते हो, है ना? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी चालें यहां नहीं चलेंगी। तुम भागो यहां से, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाता हूं। सब चोरोचक्के, आवारा, बदमाश इकट्ठा हो गए यहां। उन्होंने मोहन को भी अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भा पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान न देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिया सकता है, वो कितना घातक होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है? आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है। व्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांच कर मुआयना कर लेने को कहा था। इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें कुछ चीजें थी, जैसे पलंग, कुछ कुर्सियां, अलमारी और एक छोटी बेड साइड टेबल। मेज पर टेबल लैंप के अलावा कागज, पेन आदि लेखन सामग्री थी। लिखे हुए कागज फैले हुए थे। मैंने एक कागज को उठाकर पढ़ने की चेष्टा की, पर 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। सब अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। लेखक महोदय ने एक कमाल और किया था। कुछ मजेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें लाल स्याही से मार्क किया था। सच में मैंने अपने जीवन में ऐसा निकृष्ट और घृणित मस्तिष्क नहीं देखा था। अपनी उबकाई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन तब तक वो अपने लेखक कर्म में व्यस्त हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा था, जो संभवतः उस लेखन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब शायद वह अपनी रसिक लाइनों को मार्क करे। और ठीक वही हुआ। जैसे ही पेज समाप्त हो गया, उन्होंने लाल स्याही वाला मार्कर पेन उठाकर बड़े मनोयोग से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, किंतु चूंकि स्याही समाप्त हो गई, इसलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की दवात से फिर से स्याही भरी और अपने काम में लग गए। मैंने अपना ध्यान अब दूसरी ओर लगाया। अलमारी में कुछ अधभरी दवाइयों की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। मोहन ने बताया, दवाएं उसने दी है। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां थी। एक दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा, मुझे बताया गया, बाथरूम में खुलता है। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा।
सामान्य जैसा ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। खिड़कियां, मुझे बताया गया, कभी खुलती नहीं, हमेशा बंद ही रहती है। मैंने देखा, लेकिन मस्तिष्क खाली ही रहा। मैंने सोचा, क्यों न दीवारों को खटकाकर देखूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि संभव है कि इन लोगों का उनमें कोई गुप्त वाल्ट या खजाना हो। एकाएक मेरी निगाह दीवार के आले में रखे चांदी से निर्मित इन होल्ड पर पड़ी। उसमें सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा और आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का प्रयोग करते हैं? अचकचाते हुए उसने सिर हिला कहा, कह नहीं सकता। यदि करते होते तो उनका शरीर महकता। ये कब से है यहां? ओह, मुझे याद है, ये पिताजी स्वयं खरीद कर लाए थे। मैंने मुड़कर देखा। नंदलाल बाबू लेखन रोककर मुझे घूर रहे थे। उत्सुकता से मैंने रुई के टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में मैंने पूरे कमरे को एक भरपूर नजर से देखा। नंदुलाल बाबू की नजर बराबर मेरा पीछा करती रही। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कृपया सही ही उत्तर दें। अरुण बोला, अवश्य, आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आप लोग निरंतर पहरेदारी करते हैं? और कौन है जो इसमें शामिल है? अभय है, मां और मैं। हम बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम नौकर या कि अन्य बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते। क्या किसी ने इन्हें कभी नशा लेते हुए देखा है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जब जब लेते हैं, हमें पता लग जाता है। क्या किसी ने देखा है कि वो जहर कैसा होता है? जब वे खुलकर लिया करते थे, तब मैंने देखा था। वो सफेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है, जिसे पहले होम्योपैथी दवा की बोतल में रखा जाता था। वे फलों के जूस में उसकी कुछ बूंदें डाल लेते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल उनके कमरे में अब नहीं है। जी हां, निश्चित रूप से। हमने कमरे को हर प्रकार से छान मारा है। तब जाहिर है वो कहीं से आता है। कौन लाता होगा? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचिए। नहीं, डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं है। मेरी जांच समाप्त हो गई। इससे अधिक मैं और पूछता भी क्या? मैं तसल्ली से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। एकाएक व्योमकेश की बात याद आ गई। मैंने नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या इनके डाक से पत्र आते हैं? नहीं, पार्सल या कुछ और? तब अरुण ने उत्तर दिया, हां, सप्ताह में एक बार उनके नाम रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। उत्सुकतावश मैं आगे झुक गया। कहां से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच में शर्म से झुक गया। नहीं, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली महिला है, रेबेका लाइट। मैंने कहा, ओह, तो ये बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसमें क्या होता है? हां, अरुण ने उत्तर देते हुए मोहन की ओर देखा। तो क्या होता है उसमें? मैंने उतावते स्वर में पूछा। कोरे कागज। हां, कुछ कोरे कागज फोल्ड करके रखे होते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने अचंभे से दोहराया, और कुछ नहीं? नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए भौंचक्का गुमसुम रह गया। फिर दोबारा से पूछा, क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस लिफाफे में और कुछ नहीं होता? अरुण मुस्कुराकर बोला, नहीं, यद्यपि पिताजी स्वयं हस्ताक्षर कर पत्र लेते हैं, पर खोलता मैं ही हूं। उन कोरे कागजों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। क्या प्रत्येक पत्र को हर बार तुम ही खोलते हो? कहाँ खोलते हो? पिताजी के कमरे में, जहां पोस्टमैन पिताजी को हस्ताक्षर करने के बाद देता है। लेकिन यह तो विचित्र बात है। खाली कोरे कागजों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का मतलब क्या है? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता। मैं काफी देर तक मूड की तरह बैठा रहा। अंत में एक निश्वास के बाद धीरे से जाने के लिए उठा। पहली बार जब रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने निशाना मार लिया है, लेकिन बाद में जब निराश होना पड़ा तो लगा वो द्वार अभी तक ज्यों का त्यों बंद ही है।
मुझे लगा कि यद्यपि ये रहस्य है तो आसान, किंतु इसे सुलझाना मेरे बुद्धि कौशल से बाहर है। चेहरे धोखा भी देते हैं। जहर और लकवे से ग्रस्त इस वृद्ध का चेहरा वैसा ही है। इसकी चालाकियों से सुलटना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए व्योमकेश जैसी तेज धार वाली स्पष्ट व कुशाग्र बुद्धि की जरूरत है। मन में हताशा थी। सोचा, जांच की पूरी रिपोर्ट व्योमकेश को दे दूंगा। इसी उद्देश्य से उठने ही वाला था कि मन में एक बात कौंध गई। मैंने पूछा, अच्छा, ये तो बताइए, क्या नंदूलाल बाबू किसी को पत्र लिखते हैं? अरुण बोला, नहीं तो, अलबत्ता हर महीने मनीऑर्डर जरूर भेजते हैं। किसे? अरुण ने फिर शर्म से मुंह नीचा कर लिया और बोला, उसी ज्यू महिला को। इस पर मोहन ने स्पष्टीकरण दिया, वो कभी नंदूलाल बाबू की। ओह, समझा। कितनी रकम भेजते हैं? काफी बड़ी रकम। हमें नहीं मालूम क्यों भेजते हैं। उत्तर मेरे होठों पर आते आते रुक गया। पेंशन। लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला और मोहन को वहीं छोड़कर घर से बाहर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। व्योमकेश अपने कमरे में था। मेरे खटखटाने पर द्वार खोलते हुए बोला, कैसा रहा? रहस्य खुला? नहीं, कहकर मैं बैठ गया। व्योमकेश एक कागज को मैग्नीफाइंग गिलास लगाकर पढ़ रहा था। उसने मुझ पर तेज दृष्टि डालकर कटाक्ष किया, कब से इतने शौकीन बन गए हो? ये इत्र फुलेल? अरे भाई, इत्र लगाया नहीं, केवल ढोकर लाया हूं। मैंने पूरा वृत्तांत विस्तार से व्योमकेश को बता दिया। व्योमकेश ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। अंत में मैंने कहा, मैं तो सुलझा नहीं पाया दोस्त, अब तुम्हें दखल देना होगा। लेकिन मेरा मन कहता है, इस इत्र की बारीकी से खोजबीन इस रहस्य को सुलझा सकती। रहस्य किसका? व्योमकेश ने इत्र की रुई को सूंघते हुए कहा, वाह, क्या खुशबू है। शुद्ध अंबुरी इत्र है। हां, तो तुम क्या कह रहे थे? और वो इत्र को अपनी कलाई पर रगड़ते हुए बोला, हां, क्या कह रहे थे? क्या सुलझेगा? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, संभव है इत्र के बहाने नंदूलाल बाबू। व्योमकेश ठाका मारकर हंस दिया। क्या ऐसी खुशबूदार चीज छिपाई जा सकती है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है? क्या तुम्हें ऐसा कोई चिन्ह मिला जिसके आधार पर तुम कहते हो कि नंदूलाल बाबू वास्तव में इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, किंतु नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम गलत जगह दस्तक दे रहे हो। दूसरी ओर देखने की कोशिश करो। ये देखो कि वो जहर भीतर कैसे आता है, कैसे नंदूलाल बाबू सबकी नजरों के सामने गटक लेते हैं। कोरे कागज रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों आते हैं? उस महिला को पैसा क्यों भेजा जाता है? इन सब बातों पर तुमने ध्यान दिया? मैंने निराश स्वर में कहा, मैंने इन सभी बातों पर सोचा है, लेकिन रहस्य का हल खोज लेना मेरे बस की बात नहीं। फिर से सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। बस की बात नहीं है का क्या मतलब? हताशा से तो हताशा ही मिलती है, ये तुम भी जानते हो। एक बार फिर से गहराई में डूबकर सोचो, और जब तक हल न मिले तब तक सोचते रहो। इतना कहकर उसने फिर लैंस को उठा लिया। मैंने पूछा, तुम कब जाओगे? मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन गहराई से नहीं सोच पा रहा। ये जालसाज। और फिर से वो मेज पर झुक गया। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। आराम कुर्सी पर लेटकर दोबारा सोचने लगा। जो भी हो, इतना मुश्किल तो नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि मैं ये सुलझा भी सकता हूं। शुरुआत फिर से की जाए। कोरे कागज रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? क्या उन कागजों में किसी गुप्त स्याही से लिखा कोई संदेश है? यदि वह भी तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या लाभ? उससे उन्हें जहर की खुराक कैसे मिलती है? चलो, मान लिया कि जहर कमरे में नंदूलाल बाबू तक पहुंच भी जाता है, पर उसे छिपाते कहाँ है और कैसे? होम्योपैथी दवा की बोतलों में कैसे रखते हैं इतनी नजरों के सामने? और फिर उनके कमरे की जांच पड़ताल के लिए लोग भी तो आते जाते रहते हैं। वे कैसे करते हैं ये सब? इन तमाम सवालों पर गहन चिंतन करते हुए अब तक मैं 5 चेरुट पी चुका था, किंतु मैं एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं खोज पाया था। मैंने अंततः उम्मीद छोड़ ही दी थी कि एकाएक फिर एक विचार सूझा। मैं उठकर सीधा हो गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं संभव हो सकता? सोचने में अजीब जरूर है,
लेकिन हो भी सकता है। व्योमकेश भी कहता है कि यदि समस्या का एक तथ्यात्मक रास्ता निकल सकता है, भले ही वो अटपटा क्यों न हो, उस पर चलना ही बुद्धिमान है। इस मामले में वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं व्योमकेश के पास जाने ही वाला था कि वो स्वयं आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा तो उत्सुकतावश पूछा, क्या कोई सुराग मिला? हाँ, लगता तो है। वाह, बताओ क्या है? जब बताने की बारी आई तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, देखो, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने नंदुलाल बाबू की दीवारों पर मकड़ियों को देखा था। मुझे लगता है कि वे उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। व्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। अजित, तुम सच में एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये दीवारों की मकड़ियां, यदि इन्हें कोई खा भी लेता है तो शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता। कोई नशा नहीं होता, समझे? आहत स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चिरुट सुलगाकर पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कोरे कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने सोचा कि वो जू महिला को हर महीने क्यों भुगतान जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक ये भी नहीं सोच पाए हो कि नंदुलाल बाबू अश्लील कहानियों में कुछ लाइनें क्यों अंडरलाइन करते हैं? नहीं। पर क्या तुम सोच पाए? हां, शायद। कहते हुए व्योमकेश ने चेरूट का एक जोरदार कश लगाया। उसकी आंखें बंद थी। लेकिन जब तक एक तथ्य के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। क्या है वो तथ्य? मैं जानना चाहता हूं कि नंदुलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा वो मेरा उल्लू खींच रहा है। रूखी आवाज में मैंने कहा, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चौंक कर आंखें खोलो और मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर बोला, तुम तो नाराज हो गए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरा रहस्य केवल नंदुलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर कर रहा है। यदि रंग लाल है तो मेरा अनुमान सही है। यदि वो लाल नहीं है, ये तुमने देखने की कोशिश नहीं की, है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की। व्योमकेश ने हंसकर कहा, जबकि ये देखना पहला काम होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नंदुलाल बाबू के बेटे को फोन करके पूछ लो। वो सोचेगा मैं मजाक कर रहा हूं। व्योमकेश ने हाथों को हिलाया और एक कवि के अंदाज में बोलने लगा, डरना क्या, घबराना कैसा? हिम्मत है तो एक जाना कैसा? मैं दूसरे कमरे में गया, फोन का नंबर ढूंढकर फोन किया। मोहन अभी तक वही था। उसी ने फोन उठाया और जवाब में बोला, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था यह जानकारी इस रहस्य में कोई मायने भी रखती होगी। उसने कहा, नंदुलाल बाबू की जीभ का रंग सुर्ख लाल है। यह कुछ अटपटा जरूर है, क्योंकि वे पान वगैरह तो खाते नहीं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने व्योमकेश को इशारे से बुलाया। उसने पूछा, रंग लाल ही है ना? तो मिल गया। उसने फोन को लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आपकी समस्या सुलझ गई। हां, अजित नहीं सुलझाई है, मैंने तो केवल थोड़ी मदद की है। मैं तो, आप जानते ही हैं, उस जालसाज के केस में फंसा हुआ था। उसे भी मैंने सुलझा लिया है। अब आपको अधिक कुछ नहीं करना है। केवल लाल स्याही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हां, बस ठोक है यही। आप अब समझ गए होंगे और कल समय निकालकर हमारे यहां आ जाइए। मैं पूरा खुलासा विस्तार से समझा दूंगा। नमस्कार। जरूर, मैं आपका आभार अजित तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उसका मस्तिष्क आजकल तेज धार की तरह हो गया है। और व्योमकेश ने हंसते हुए फोन रख दिया। ड्राइंग रूम में लौटने पर मैंने जरा कठोर होते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं, मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में हल सूझ रहा है, पर तुम विस्तार पूर्वक मुझे बताओ कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया। व्योमकेश घड़ी देखकर बोला, खाने का समय हो गया है। पुतीराम कभी भी बुला सकता है। फिर भी चलो संक्षेप में तुम्हें बताता हूं। तुम शुरू से ही गलत मार्ग पर चले हो। पहला प्रमुख काम यह पता लगाना था कि वो जहर कमरे में घुसता कैसे है
उसके पैर तो है नहीं जो चलकर वहां पहुंचे। जाहिर है कि उसको लाने वाला कोई तो है। वो कौन है? 5 लोग अंदर जाते हैं, डॉक्टर, 2 लड़के, पत्नी और एक अन्य व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति तो लाएंगे नहीं, तो रहा वो 5वां व्यक्ति। ये 5वां व्यक्ति कौन है? ये 5वां व्यक्ति पोस्टमैन है। वो सप्ताह में एक बार आता है और जहर उसके जरिए कमरे में घुसता है, लेकिन लिफाफे में कोरे कागज के अलावा कुछ नहीं होता। यही तो चालाकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही शायद जहर भी होता हो। इसीलिए लोगों का ध्यान पोस्टमैन पर नहीं जाता। पर यह पोस्टमैन बहुत तेज आदमी है। वो कब स्याही की दवात बदल देता है, किसी को पता नहीं लगता। रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागज भेजने का उद्देश्य केवल पोस्टमैन को नंदुलाल बाबू के कमरे में प्रवेश करवाना है। और फिर तुमने अपनी जांच में एक और भूल यह की कि जू महिला को भेजे जाने वाले पैसे को तुमने पेंशन मान लिया। यह परंपरा कहीं भी नहीं रही। यह रकम जहर की कीमत है जो वो महिला पोस्टमैन के जरिए नंदुलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब देखो, जहर नंदुलाल बाबू को हाथों में कैसे पहुंच जाता है और कोई शक भी नहीं करता। लेकिन कमरे के अंदर भी निरंतर पहरा रहता है, तो कैसे वे उसे खा लेते हैं? और यहीं पर उनका लेखन काम में आता है। कागज और कलम, स्याही, सब कुछ वही है जहर के लिए। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काम वो बैठे बैठे ही कर लेते हैं। वे काले पेन से लिखते हैं, बीच बीच में लाल पेन से लाइनें खींचते हैं, और जब भी अवसर मिलता है लाल पेन के निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तब वे उसे दोबारा भर लेते हैं। अब तुम समझे कि उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि वो लाल स्याही ही होगी? क्या वो काली स्याही नहीं हो सकती? अरे नहीं, तुमने देखा नहीं। काली स्याही का प्रयोग कितना अधिक है। क्या नंदुलाल बाबू चाहेंगे कि उनकी कीमती चीज यूं ही बर्बाद होती रहे? इसलिए लेखन के कुछ भागों को ही अंडरलाइनिंग, अर्थात लाल स्याही का प्रयोग। अब समझा कितना आसान लगता है? बेशक आसान है, लेकिन इस चालाकी के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी ने ही अब तक इतने लोगों को मूर्ख बनाया हुआ था। तुमने ये कैसे जाना? बहुत आसानी से। इसमें 2 ही बातें ऐसी थी जो अटपटी थी, जिनका पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली, कोरे कागजों का रजिस्टर्ड पोस्ट से आना। दूसरी, नंदुलाल बाबू का धुआंधार लेखन और उसमें कहीं कहीं लाल स्याही से मार्क करना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गहनता से सोचना शुरू किया तो मुझे केस का सुराग अपने आप टकरा गया। और देखो, वो जालसाज भी। इतने में दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ही उस कमरे की तरफ दौड़े। व्योमकेश फोन उठाकर बोला, कहिए, कौन साहब बोल रहे हैं? ओह, डॉक्टर साहब। जी कहिए, क्या नंदुलाल बाबू ने हंगामा पैदा कर दिया है? वे क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। ये तो होना ही था। क्या? वे अजित को भद्दी गालियां दे रहे हैं, बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं, गलत है। उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह यदि बंद नहीं किया जा सकता तो और कोई उपाय भी नहीं है। जी, जी, नहीं, नहीं। अजित इसके लिए क्यों बुरा मनाएगा? वो जानता है कि इस दुनिया में अच्छा काम निंदा ही लाता है। उसे मालूम है कि फूल के गुलदस्तों के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही दुनिया है। तो ठीक सर, विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने पसंद की भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।